हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हमने 6 चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम एनसीईआरटी का 8 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसको हम 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे और आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बात करते हैं, अगला चैप्टर हमें जीवों में जनन जो दे रखा है, जीव जंतुओं के अंदर जनन कैसे होता है। तो इस चैप्टर की यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जनन किसे कहते हैं। भाई, जनन या प्रजनन प्रत्येक जीव के अंदर होने वाली एक घटना है। जनन जीवन की एक घटना है जिसमें किसी भी जीव जंतु के द्वारा कोई भी जीव जंतु अपनी ही समान आकृति, रंग, रूप, संरचना और गुणों में समान संतान को उत्पन्न करता है। भाई, जिस जीव से जो जीव बनने वाला है उस जीव की संरचना उसी जीव जंतु के समान होनी चाहिए, जिससे जीव जंतुओं की संख्या को, उन जीव जातियों के स्थायित्व को बनाए रखा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होगा, किसी जीव जंतु के अंदर जनन नहीं होगा, तो आने वाले समय में उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो जाति एक दिन इस पृथ्वी से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जीव जंतुओं के अंदर जनन एक आवश्यक घटना है जिसके माध्यम से प्रत्येक जीव जंतु अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है और अपने ही समान रंग, रूप और आकृति गुणों वाली संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है। उसे वही हम क्या क्या देते हैं, जनन। तो देखते हैं जनन क्या है कि जीवों के द्वारा अपने ही समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों में समान जीवों को उत्पन्न करना कहलाता है क्या, जनन। बात करते हैं कि भाई जनन क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जनन क्यों आवश्यक है। तो अभी बात की थी हमने किसकी, जनन की, कि जनन के अंदर जीव जंतु अपने ही समान रंग, रूप, और गुणों में समान संतानों को उत्पन्न करता है, जिससे कि उस जाति का क्या बना रहता है, स्थायित्व बना रहता है और आगे आने वाले समय में वो जाति कायम रहेगी। यदि ऐसा नहीं होगा, यदि जनन नहीं होगा, तो आने वाले समय में उस जाति का स्थायित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन क्या है, अति आवश्यक है। तो बात करते हैं, देखो कि जनन जीव जंतुओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यह एक जैविक क्रिया है जो प्रत्येक जीव जंतु के अंदर होने वाली है, जिसमें प्रत्येक जीव जंतु अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करता है और जनन के द्वारा ही जीव जातियों के स्थायित्व को बनाए रखा जा सकता है। यदि जनन की अनुपस्थिति में, यदि ऐसा नहीं होगा, यदि जनन नहीं होगा, तो आगे आने वाले समय में उन जीव जंतुओं का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अतः जीव जंतुओं के लिए जनन क्या होता है, अति आवश्यक होता है। तो ये थे 2 क्वेश्चन हमारे। बात करते हैं अब हम जनन की। तो जनन क्या है, अपने ही समान गुणों वाली संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन। और जनन प्रत्येक जीव जंतु के अंदर होने वाली एक जैविक घटना है।
तो जनन की बात करें, जनन भाई हमारा दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम क्या, लैंगिक जनन, और दूसरे को बोलते हैं हम क्या, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो जनन प्रत्येक जीव के अंदर होने वाला है, या जिसे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सजीव के अंदर होने वाली घटना है क्या, जनन। जैसे कि मानव के अंदर भी जनन होगा, पौधों के अंदर भी जनन होगा, और चाहे तो वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे कोई उच्च प्राणी हो, प्रत्येक जीव के अंदर होने वाली एक घटना क्या है भाई, जनन, जिसके माध्यम से वो जीव अपनी संख्या को क्या करेगा भाई, बढ़ाएगा। और प्रत्येक जीव जंतु के अंदर ऐसी एक क्षमता पाई जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा संख्या में जीव जातियों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जीव जातियों को क्या करता है, उत्पन्न। तो बात करें जनन की, तो जनन के प्रकार की बात करें तो जनन दो प्रकार का है भाई। एक को कह देते हैं हम लैंगिक जनन, और एक को कह देते हैं हम अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की बात करें हम, तो लैंगिक जनन जो घटना है ना, वो उच्च प्राणियों की घटना है। जैसे कि बात करें मानव और अन्य उच्च जीव जंतु, पादप, इनके अंदर जो घटना जिसके माध्यम से उनकी जीव जातियों को आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा, वो है उनके अंदर होने वाली प्रक्रिया क्या, लैंगिक जनन, जिसके अंदर प्रत्येक जीव जंतु युग्मकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। युग्मकों का क्या करेगा, निर्माण। तो इसके अंदर दो प्रकार के लिंगों की आवश्यकता होगी, जैसे कि नर युग्मक और एक मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो मतलब दो जनकों की इसके अंदर क्या होगी, आवश्यकता होगी। दो जनक इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे, किसके अंदर, लैंगिक जनन के अंदर। और अलैंगिक जनन के अंदर इस तरीके से युग्मकों की आवश्यकता नहीं होगी, दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। जनक यानी माता पिता, जिस पौधों से नया पौधा या जिस जंतु से नया जो जीव जंतु बनाया जा रहा है, वो उसका पूर्वज क्या कहलाएगा, उसका जनक कहलाएगा। तो भाई जनन की बात करें तो जनन कितने प्रकार का होता है, जनन उनके नाम लिखिए भाई। जनन दो प्रकार का है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, ठीक है। सिर्फ नाम पूछे गए थे यहाँ पर हमसे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जस्ट अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो भाई बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन के अंदर जिसमें जीव जंतुओं के अंदर विशिष्ट प्रकार की जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन जनन कोशिकाओं को हम को युग्मक कहते हैं। हम इन जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं भाई, लैंगिक जनन की बात करें तो काय का निर्माण होने वाला है, इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होने वाला है। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, युग्मक। और युग्मक भी इसके अंदर दो प्रकार के बनने वाले हैं, एक को हम कहेंगे नर युग्मक और एक को कहेंगे हम मादा युग्मक, ठीक है। और नर युग्मक एवं मादा युग्मक, इन दोनों का जब संयोजन होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप एक नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं, जाइगोट। हाँ जी, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज, जाइगोट, जाइगोट। और जाइगोट से नई संततियों का क्या होता है भाई, विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से नई नई संततियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बात करें हम लैंगिक जनन की, कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। समझाइए कि जनन की वह विधि जिसमें जीवों के अंदर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन जनन कोशिकाओं, ये जो जनन कोशिकाएं हैं ना, वो युग्मकों में रहती हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक को हम नर युग्मक कहते हैं और एक को हम मादा युग्मक कहते हैं। हाँ भाई, तो युग्मकों का निर्माण कौन से जनन के अंदर होने वाला है, तो युग्मकों का निर्माण लैंगिक जनन के अंदर होना है। इन दोनों युग्मकों के संयोजन से, इनके मिलने के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। और यह युग्मनज, यह जाइगोट नई संततियों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और अधिकांश उच्च श्रेणी के पादपों में और प्राणियों में
लैंगिक प्रजनन ही जनन की एक क्या है, विधि होती है। क्लियर भाई बात? यस। अगला क्वेश्चन, अगला आ जाता है हमारा फिर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसकी भी अभी हमने जस्ट चर्चा की थी कि अलैंगिक जनन के अंदर जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होगा भाई। अलैंगिक जनन के अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से लैंगिक जनन के अंदर दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो रहा था, नर युग्मक और मादा युग्मक, उस तरीके से अलैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि जीवों के कुछ अलैंगिक भागों से ही, जीवों के कुछ अलैंगिक भागों से, शरीर के कुछ भागों से, जीवों के कुछ भागों से एक नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, नया जीव क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम कह देते हैं क्या, अलैंगिक जनन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अलैंगिक जनन होगा तो वो एक ही जनक के अंदर होगा, इसमें दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक ही जनक के अंदर होने वाली जनन की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, अलैंगिक जनन कह देते हैं, जिसके अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। क्लियर भाई, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन वाली घटना। यस। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं। भाई बात हमारी दो जनन की बात चल रही है क्या, एक है हमारा लैंगिक जनन और एक है हमारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की बात करें हम, तो इसमें से कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं, यानी किससे हमें लाभ ज़्यादा होता है किससे नहीं होता है। तो उच्च प्राणी, उच्च जीव जंतुओं के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर जो जनन की घटना है वो तो लैंगिक जनन हो रहा है, और कुछ लोअर प्लांट हैं, लोअर एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो घटना घटित हो रही है उसे हम कह देते हैं क्या, अलैंगिक जनन। तो बात करते हैं इनके लाभ की, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका महत्व क्या है, या क्वेश्चन लाभ के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में संतति में गुणों के विकास की संभावना होती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं हो सकता है। वही बात करें देखो लैंगिक और अलैंगिक जनन की, जब जब क्या है, दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का जब जनन के अंदर निर्माण होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, और इनका जब निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट नाम की जो संरचना बनती है, जिससे आगे चल के संतति का निर्माण होना होता है, तो इसके अंदर दो जीवों के लक्षण आते हैं भाई, एक नर के भी लक्षण इसके अंदर पहुंचते हैं और मादा के भी लक्षण इसके अंदर पहुंचते हैं। लक्षणों का आदान प्रदान जीन या गुणसूत्रों के माध्यम से होता है, या तो वो जीन के माध्यम से होगा या जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम्स के माध्यम से होगा। किसका, गुणों का आदान प्रदान, लक्षणों का आदान प्रदान। तो अब जो जाति इससे बनने वाली है उसमें जो लक्षण आएंगे ना वो नर से डिफरेंट होंगे और मादा से भी क्या होंगे, डिफरेंट। और नए जो लक्षण बनेंगे वो लक्षण इससे अच्छे भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चांसेस है हमारे पास के अच्छे लक्षण होने चाहिए या इनका विकास होना चाहिए। तो लैंगिक जनन में जब संततियों का निर्माण होता है तो उनके गुणों के विकास की संभावना होती है, लेकिन जब अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है तो इसमें दो प्रकार के, विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता ही नहीं, एक ही जनक से नए जीव का निर्माण हो जाता है, नया जीव एक ही जनक से बन जाता है। तो इसके जो लक्षण है ना वो इसी जाति के लक्षण इसमें आएंगे, एक ही जनक के लक्षण किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। तो ये जो जाति होगी सेम टू सेम या हूबहू अपने जनक के समान होगी, किसमें, अलैंगिक जनन में। तो हमें लाभ किससे ज़्यादा है, लाभ है हमें लैंगिक जनन से, कि लैंगिक जनन में गुणों के विकास की संभावना होती है लेकिन अलैंगिक जनन में गुणों के विकास की संभावना नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, कि नवीन संततियों में विभिन्नता का विकास होता है जो अलैंगिक जनन में नहीं होता है, जो अलैंगिक जनन में नहीं होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं उस स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। तो बात करें देखो, जब भी अलैंगिक जनन होगा
जब भी अलैंगिक जनन होगा तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीव जंतु, जो नई जाति बनने वाली है, उस नई जाति के अंदर नई नई विभिन्नताएं, नए नए वेरिएशन जो जनक जाति से क्या होंगे, भिन्न होंगे, उनका क्या होता है भाई, निर्माण होता है। और अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो नई संतति का निर्माण होता है उसमें विभिन्नताएं नहीं मिलती, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो विभिन्नताएं ही हमें हमारे विकास में उस जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। इसलिए अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन फायदेमंद होता है। अगला है पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट है अगला हमारा क्या, कि जो अलैंगिक जनन में संभव नहीं है, अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ होते हैं। तो बात करें हम लैंगिक जनन में जो घटनाएं नहीं घटित हो रही हैं, वो घटनाओं का निर्माण नई नई वातावरण से, नई नई विभिन्नताओं का और नई नई जातियों के अंदर लक्षणों का जो आना है ना, वो किस जनन के अंदर संभव होता है, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन के अंदर संभव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है भाई। तो बात करें, देखो प्रजनन या जनन बात एक ही है, चाहे तो हम बात करें जनन की या चाहे हम बोले क्या, प्रजनन, जनन या प्रजनन। और जनन या प्रजनन में भाई इस डीएनए की क्या भूमिका है, हम ये बात करते हैं। तो डीएनए की यदि बात की जाए तो डीएनए क्या है भाई, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, कोशिका के अंदर या हमारे शरीर में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है भाई, डीएनए। और इसी डीएनए के माध्यम से, इसी डीएनए के माध्यम से कुछ आनुवंशिक जो लक्षण हैं जो एक जाति से दूसरी जाति में पहुंचने वाले हैं, वो लक्षण किसके माध्यम से अगली पीढ़ी में पहुंचने वाले हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाली जो संरचना है हमारे पास, वो क्या है भाई, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर एक आनुवंशिक पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ये पाया जाता है। और ये हमें जो मिलने वाला है ना, ये हमारी इससे पहले वाली पीढ़ी से, यानी इससे हमें मिलेगा ये जनक से हमें ये मिलने वाला है, जनक जाति से। तो डीएनए के माध्यम से ये जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले हैं। इन्हीं से हम जीन भी बोल सकते हैं, हम गुणसूत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें हैं ही मिलने वाली हैं। अब बात की जाती है कि इस डीएनए की प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी। भाई डीएनए के अंदर क्या घटना पाई जाती है कि ये जो डीएनए हैं, ये डीएनए के अंदर एक प्राकृतिक रूप से ऐसी एक क्षमता पाई जाती है कि ये डीएनए अपने ही समान अगला डीएनए अपने ही समान इसी डीएनए की क्या बना लेता है, फोटोकॉपियाँ बना लेता है। और वो फोटोकॉपी जब जनन हो रहा होता है तो नई संततियों में पहुंच जाती हैं भाई, नई संततियों में क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। तो जनक जाति का जो डीएनए होगा, जनक से जो डीएनए मिलेगा, उस डीएनए के लक्षण ये जो नया जीव बनेगा उसके अंदर पहुंच जाएंगे और उसके अंदर जाके अपने लक्षणों को क्या करेंगी, प्रदर्शित करेंगे। तो जनन की प्रक्रिया में डीएनए की फोटोकॉपियों का क्या होता है, निर्माण होता है। और उसके माध्यम से आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक संदेशों को जनक पीढ़ी से आने वाली नई पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। तो यही था क्वेश्चन आपका, क्या जनन डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, या लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है। तो बात करते हैं, तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का ही बनना है भाई। मेन घटना ही जनन की क्या है, जनन के द्वारा जो नई जाति का निर्माण हो रहा है, जो नया जीव बन रहा है, उस जीव के अंदर जो डीएनए का निर्माण होना है, और डीएनए के ही निर्माण से उसकी जो फोटोकॉपियाँ बनेंगी वही तो नई जाति के अंदर जाने वाली हैं। और उन्हीं के माध्यम से उनके अंदर लक्षणों का क्या होने वाला है, निर्माण, नए नए लक्षणों का निर्माण होना है, विकास होना है, उस जाति का स्थायित्व जो है बना रहेगा। जनन में एक कोशिका द्वारा
डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है, मतलब फोटोकॉपियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और है, जैसे कि कोशिका के संगठन का भी सृजन होता है, कोशिका के अंदर और भी चीज़ों का निर्माण होता है। डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, सही है बात। इनके अंदर आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो हमें जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। कौन? वही डीएनए। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का ही बनना होता है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनना क्या होता है? आवश्यक होता है। क्लियर वही क्वेश्चन? क्या, अगला क्वेश्चन है अपना, क्या जनन में बनी दो कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल ही समान होती हैं क्या? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या जनन में बनी दो कोशिकाएं क्या एक दूसरे के समान होती हैं? तो भाई यहाँ बोला नहीं गया है हमसे क्या कि जो जनन की जो घटना हो रही है, जनन की जो घटना हो रही है, तो वो जनन तो दो तरीके का है, एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर या अलैंगिक जनन की हम बात करें या जनन की हम बात करें, तो क्या जनन में बनी दो कोशिकाएं, क्या है कि देखो जनन जो होगा तो उससे नई नई कोशिकाओं का क्या होगा? निर्माण। तो मान लो ये जनक कोशिका थी और इस जनक कोशिका से जनन के फलस्वरूप इन नई दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, तो क्या ये कोशिकाएं एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगी या फिर अलग अलग होंगी? तो बात करते हैं देखो अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में बनी दो कोशिकाएं बिल्कुल ही क्या होंगी भाई? समान होंगी। अरे बात करते हैं किसकी? अलैंगिक जनन। यदि दो या दो से अधिक नई कोशिकाओं के या नए जीवों का निर्माण होता है, यदि वो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप हो रहा है, तो बनने वाली संतान या बनने वाली कोशिका जो होगी ना, वो हूबहू सेम होगी। किसके समान? अपने जनक के समान। तो वो दोनों कोशिकाएं आपस में एक दूसरे की क्या होंगी? सेम होंगी। और जो सेम कोशिकाएं होंगी उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या? क्लोन। तो भाई पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्लोन किस जनन के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो याद रहे हमें, क्लोन हम अलैंगिक जनन के ही फलस्वरूप उत्पन्न कर सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है जो भी कोशिकाएं हम बनाएंगे वो हर रूप से, हर कंडीशन में, हर संरचना में, रूप में, रंग में, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? समान होंगी। ठीक है। तो बात करें किसी भी जीव के अलैंगिक जनन से उत्पन्न समजात संतति को, उस जीव के हम क्या कह देते हैं? क्लोन कह देते हैं, क्योंकि उनका एकल ही जनक होता है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जनन होने वाला है उसमें जो जनक है ना, वो कितना होगा भाई? एक ही होगा। एक ही जनक के द्वारा होने वाली घटना जिसमें जो जीव बनेंगे वो हूबहू एक दूसरे के क्या होंगे? सेम। और उनका जो डीएनए है उनके जनक डीएनए से एकदम मेल खाएगा भाई, सेम होगा। डीएनए भी क्या होगा भाई? सेम होगा। डीएनए भी क्या होगा भाई? सेम होगा। डीएनए एकदम मेल खाता है। लैंगिक जनक में समरूपता नहीं होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं जिनके दोनों के ही गुण क्या होते हैं? भिन्न। तो जो अगली संतान जो पैदा होने वाली है उसके अंदर जो लक्षण आने वाले हैं वो दोनों ही जीवों के लक्षण आने वाले हैं। क्लियर बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि जनन हो रहा है, यदि जनन में लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, और यदि जनन में अलैंगिक जनन है, तो दोनों ही कंडीशन में दो अलग अलग प्रकार के जीवों का निर्माण होने वाला है। हम बात कर रहे हैं कि कौन समान होगा। तो लैंगिक जनन की फलस्वरूप बनी वाली जो संतति है ना, वो बिल्कुल ही क्या होगी भाई? भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। दोनों कोशिकाएं क्या होंगी? अलग अलग। दोनों के लक्षण क्या होंगे? अलग अलग। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में दो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जनक क्या लेते हैं? भाग, और उनके लक्षण आगे आने वाली संततियों में या कोशिकाओं में पहुंचते हैं। लेकिन लैंगिक जनन के फलस्वरूप सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, जिससे अगली पीढ़ी जो बनने वाली है वो सेम टू सेम अपने ही जनक के समान होगी। क्लियर बात? तो क्या जनन में बनी दो कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं? तो अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई, लैंगिक जनन में भिन्न होंगी और अलैंगिक जनन में क्या होंगी? सेम टू सेम होंगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कायिक प्रवर्धन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं भाई? तो देखो, कायिक प्रवर्धन एक तरीके से अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का ही एक भाग है या उसका ही एक प्रकार है। कायिक प्रवर्धन, कायिक मतलब काया, काया मीन शरीर, शरीर, ठीक है, काया यानी शरीर। तो काया शरीर, शरीर से ही नए जीवों का निर्माण होना, शरीर के ही किसी भाग से नए जीवों का क्या होना, निर्माण होना, क्या कहलाता है भाई? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो ऐसा संभव है किसके अंदर? पेड़ पौधों के अंदर। पेड़ पौधों के अंदर अलैंगिक जनन की एक घटना, जैसे हम कायिक प्रवर्धन कह रहे हैं, जिसके अंदर पेड़ पौधों के किसी भाग से नए नए पेड़ पौधों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे बात करते हैं, देखो, कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नए नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई? कायिक प्रवर्धन कह देते हैं, या फिर कृत्रिम अलैंगिक जनन भी कह देते हैं। हाँ भाई, इसको क्या नाम दे दिया जाता है? कृत्रिम अलैंगिक जनन। हालांकि अलैंगिक जनन प्राकृतिक रूप से भी पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, लेकिन जब उसी अलैंगिक जनन को हम अब मानव के क्रियाकलापों के द्वारा नई नई विधियों के माध्यम से यदि मानव कराता है उनको, तो उसे हम नाम दे देते हैं क्या? कृत्रिम अलैंगिक जनन। अदरवाइज इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? कायिक प्रवर्धन। तो आपने बहुत सारे पेड़ पौधों में देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधों की कुछ डालियों को भी लगा दिया जाए तो वो डालियों से भी क्या निकल आती हैं? जड़ें। तो इस जनन को कौन सा जनन बोलेंगे? हम बोलेंगे तो अलैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन के भी अंदर कौन सा है? ये कायिक प्रवर्धन, जिसमें पेड़ पौधों के किसी भी भाग से, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे वो फूल हो, उसकी किसी भी भाग को लेकर जमीन में मिट्टी में गाड़ दिया जाए और आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां यदि उनके पास रखी जाए, तो उसी डाली से, उसी पौधे के उस भाग से एक नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण, जिसमें हमें किसी भी प्रकार से कोई बीज की आवश्यकता नहीं थी। तो ये था कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन उन्हीं जातियों में संभव है, प्रत्येक जातियों में ऐसा संभव नहीं है पौधों की में। कुछ ही जातियों में कायिक प्रवर्धन की घटना संभव होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? हाँ भाई, बात तो वही है कि जब कायिक प्रवर्धन के द्वारा इस तरीके से पौधे तैयार हो जाते हैं, तो क्या सभी पौधों में कायिक प्रवर्धन संभव है? इसका मतलब तो किसी भी जीव पौधे को उगाने के लिए फिर हमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम कायिक प्रवर्धन के माध्यम से प्रत्येक पौधे को क्या कर सकते हैं? तैयार। तो भाई ऐसा संभव नहीं है, कायिक प्रवर्धन प्रत्येक पौधों में संभव नहीं है। कायिक प्रवर्धन प्रत्येक पौधों में संभव नहीं है। कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम पौधों के विभिन्न भागों से नए नए जीवों का क्या कर सकते हैं, या नए नए पौधों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो बात करते हैं, देखो, तो कुछ पौधे, लेकिन कैसे पौधे? ये ऐसे पौधों के अंदर संभव होगा जिनके अंदर बीज निर्माण की प्रक्रिया या क्षमता खत्म हो चुकी होगी या उनके अंदर संभव नहीं होगी। तो कुछ पौधों के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि उनके कुछ भाग जैसे परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे जल्दी, शीघ्र तथा जड़, जिसमें अपन तना, जिसमें अपन पत्तियां, उपयुक्त आसानी से क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। तथा ऐसे पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। हाँ भाई, इसके अतिरिक्त इस प्रकार से उत्पन्न पौधे बिल्कुल जनक पौधे के क्या होते हैं? समान। इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए हम कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। तो भाई बात ये थी कि ये हर पौधों में संभव नहीं है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पौधों में संभव है। हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा बनाने के लिए प्रत्येक पौधे में एक घटना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ पौधों में ही घटना संभव है।
या फिर हम उन पौधों के अंदर कर सकते हैं जिनके अंदर बीज उत्पन्न होने की क्षमता ही क्या हो गई है, खत्म हो गई है, या वो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, या उनके बीजों से पौधे बनने में काफी लंबा समय लगता है। तो हम कायिक प्रवर्धन के माध्यम से या कृत्रिम अलैंगिक जनन के माध्यम से उस पौधे के किसी भी भाग से एक नया पौधा बनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन सभी पौधों में संभव नहीं है, कुछ ही पौधों में जिनके में जड़, तना, पत्तियां आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे पौधों में हम उगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कायिक प्रवर्धन। दूसरा करते हैं कि जिनके अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता भी यदि खत्म हो गई है, उन पौधों को उगाने के लिए हम कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। बात करते हैं कि इस कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं और इसी कायिक प्रवर्धन की हानियां भी क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कायिक प्रवर्धन के लाभ भी होंगे भाई, और कायिक प्रवर्धन से हानियां भी होंगी। लाभ तो हमें दिख रहा है कि इस विधि से हम पौधों को क्या कर सकते हैं भाई, बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बीज के द्वारा पौधे को उगाने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। क्या है कि बीज, देखो बीज के द्वारा पौधा बनेगा, फिर वो वृद्धि और विकास करेगा, बड़ा होगा, तब जाकर उसमें फल लगने की प्रक्रिया होगी। ऐसा है नहीं है कि 10 दिन 15 दिन में पौधे को उगा लिया जाए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसमें क्या लगने लगे, फल लगने लगे, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या होगा भाई कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम पौधा तो बीज की तुलना में जल्दी पैदा कर सकते हैं, जल्दी उगा सकते हैं। तो क्या उसके अंदर फल फूल भी जल्दी लगेंगे? कि तो बात है भाई हाँ। जिस पौधे को हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे के किसी भी भाग से, चाहे वो जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो फूल हो, उससे जो पौधा हम तैयार करेंगे वो पौधे जल्दी तो फलने लगते हैं और जल्दी ही फूलने लगते हैं। तो हाँ भाई, ये एक ऐसी घटना हो गई हमारे लिए कि हमें यदि किसी चीज को जल्दी तैयार करना है तो वो चीज हम कायिक प्रवर्धन के माध्यम से बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आंवले की बात करें, आंवला का जो पौधा होता है, यदि उस आंवले के पौधे को यदि हम बीज के द्वारा तैयार करते हैं, यदि उस आंवले के पौधे को हम बीज के द्वारा तैयार करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि बीज के द्वारा तैयार किया गया आंवले का पौधा 40 से 50 या 60 वर्ष बाद फल देना शुरू करता है भाई। आंवले का पौधा यदि बीज के द्वारा तैयार किया गया है तो उस बीज के द्वारा तैयार किए गए आंवले के पौधे में करीबन 40 से 50 या 60 साल बाद फल लगना स्टार्ट होते हैं। तो यदि हमने हमारे जीवन में इस पौधे को लगाया है तो हो सकता है कि हम उसी पौधे के फल ना खा सके और आगे आने वाली पीढ़ी को ही उस पौधे के क्या मिलेंगे, फल। तो ये एक जो लंबा गैप था, उस गैप को कम करने के लिए एक कृत्रिम अलैंगिक जनन प्रयोग में लाया गया और जिसके माध्यम से नए नए पौधे क्या किए जाने लगे, तैयार किए जाने लगे। तो बात करते हैं देखो अलैंगिक जनन, वो कायिक प्रवर्धन के या कृत्रिम अलैंगिक जनन के लाभ और हानियों की। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पौधों को अपन जल्दी तैयार कर सकते हैं, पौधे जल्दी फलने लगते हैं, पौधे जल्दी ही फूलने लगते हैं। जल्दी फल लगेंगे तो फूल भी क्या होंगे, जल्दी फूल लगेंगे तो जल्दी फल भी लगने लगेंगे। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रकार से प्राप्त पौधे हर प्रकार से जनक पौधे के समान होते हैं। हाँ भाई, बात तो बहुत अच्छी है। इसमें जो पौधा नया जो तैयार होने वाला है वो बिल्कुल हूबहू अपने ही जनक पौधे के द्वारा या जनक पौधे के ही समान होगा। नया पौधा जो बनने वाला है बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमें यदि अच्छी जातियों को बनाए रखना है, किसी भी पेड़ पौधों की यदि हम बात कर ले, जैसे कि बात करें हम अमरूद की बात करें, मान लो ये जनक जो पौधा है ना, बड़ा स्वाद बड़ा अच्छा है इसका, बड़ा मीठा है, फल भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं इसके अंदर, स्वाद बहुत अच्छा है। और हम चाहते हैं कि इससे जो अब अगला पौधा हम तैयार करें उसमें सेम टू सेम ऐसे ही लक्षण, ऐसे ही गुणादि इसके अंदर आ जाएं। तो हम इसके अंदर जो प्रक्रिया अपनाएंगे नया पौधा बनाने के लिए, नया पौधा जो तैयार होगा हमारा, उसके अंदर भी वही स्वाद होगा। कैसा? जो जनक पौधे के अंदर स्वाद था। तो वो किसके माध्यम से तैयार करेंगे? फिर हम कायिक प्रवर्धन के माध्यम से तैयार करेंगे। मतलब कायिक प्रवर्धन के द्वारा तैयार किया गए पौधे के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। जनक पौधे के समान ही गुण अगली जाति में क्या आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये फायदा हमें इससे मिल गया, जिससे कि हम किसी भी पौधे के स्वाद को आगे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन फिर जब इसकी हानियां भी हैं कुछ, ये तो ठीक है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे जल्दी से तैयार हो जाते हैं,
जल्दी फलने भी लगते हैं, जल्दी फूल भी देने लगते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से प्राप्त पौधे हर प्रकार से जनक पौधे के क्या होते हैं, समान। तो नर्सरी से हम जो भी पौधे तैयार लेके आते हैं तो वो पौधे जिनको हम कुछ कटिंग बडिंग इनके द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए वो छोटे छोटे पौधे जल्दी से क्या देने लगते हैं, फल। तो वही पौधे हैं आपके किसके द्वारा तैयार किए गए हैं, नर्सरी से जो लेके आते हैं हम, वही पौधे हैं हमारे जो किसके द्वारा तैयार हैं, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। लेकिन इससे कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या है कि देखो, कायिक प्रवर्धन पहली बात तो सभी पौधों में संभव नहीं है। कुछ ही पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर कायिक प्रवर्धन की घटना घटित हो सकती है, सभी पौधों के अंदर कायिक प्रवर्धन संभव नहीं है। कायिक प्रवर्धन से पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हमें पौधों के अंदर क्या कि वातावरण प्रकृति बदल रही है, उस बदलती हुई प्रकृति में हमें विभिन्नताएं भी चाहिए भाई, विभिन्नताएं भी जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि समान जाति समान विभिन्नताएं और विभिन्नता नहीं आई नहीं, तो विभिन्नताएं होना जरूरी है, जिससे आगे विकास में ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं। लेकिन इससे किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। तो आगे आने वाले समय में इससे नई नई विभिन्नताओं का विकास नहीं होगा और नई जाति इससे हम उत्पन्न नहीं करते हैं। सिर्फ इसी जाति को आप आगे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही था कि कायिक प्रवर्धन सभी पौधों में संभव नहीं है, और दूसरा था कि कायिक प्रवर्धन से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, जो कि विकास के लिए अच्छी नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर पूछा है हमसे, मुकुलन किसे कहते हैं भाई, मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं। तो देखो, मुकुलन भी क्या है भाई, एक तरीके से जनन की ही एक घटना है। कुछ जीव जंतु हैं जिनके अंदर कुछ विशिष्ट विधियों के द्वारा, विशिष्ट तरीके से, जिसको अपन तरीका कहेंगे, विशिष्ट विधि कहेंगे, उसके द्वारा जनन होता है, और वो जीव नई जातियों को उत्पन्न भी करता है, नए जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो प्रत्येक जीव जंतु के अंदर जो पृथ्वी पर पाया जाता है, प्रत्येक जीव जंतु के अंदर ये क्षमता होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी संख्या को क्या कर सके, बढ़ा सके। इसी क्षमता को जनन के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। तो जनन दो तरीका, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो मुकुलन भी एक प्रकार का क्या है भाई, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। और इस अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई भी जो जीव होता है, उस जीव के शरीर पर एक उभारनुमा संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि ये एक उभारनुमा संरचना इस जीव के शरीर पर बनी भाई, और ये उभारनुमा संरचना इस जगह से टूटकर कहाँ गिर गई भाई, ये जमीन पर जाकर गिर गई। और जैसे ही इसको यदि आवश्यक परिस्थितियां मिल गई तो ये उभारनुमा संरचना ही विकसित होकर नए जीव को क्या दे देगी भाई, जन्म होगी। तो क्या होता है भाई, कुछ जीव जंतुओं के शरीर पर उभारनुमा संरचनाओं का निर्माण होता है, जो उस जीव से अलग होकर गिर जाती है और एक नए जीव को क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, मुकुलन कह देते हैं। क्लियर वही बात, मुकुलन। यस, बात करें तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और आगे आने वाली क्लास में हम आगे के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो भाई चैप्टर, कोशिश रहेगी कि 2 क्लासों के अंदर चैप्टर क्या हो जाए, हमारा कंप्लीट हो जाए। तो जब तक आप इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चनों की जो आज की क्लास थी, उसके क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उनको समझिए और बार बार रिपीट करके उनको देखिए। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार चल रही क्लास जीव जनन कैसे करते हैं, उसके सेकंड पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।